सिर्फ न्यूज पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। दिन भर आज कौन सी खबरें रहीं सुर्खियों में, हम तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर शुरू हुई महाबहस। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 189 देशों ने किया ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन। अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर व्यापार पर चर्चा की बात को किया खारिज। कहा, 22 अप्रैल से 17 जून तक पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं। लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल। रक्षा मंत्री ने बाहरी दबाव के चलते सैन्य कार्रवाई रोकने के आरोपों को किया खारिज। कहा, नेता प्रतिपक्ष पूछते हैं हमारे कितने विमान पाकिस्तान ने मार गिराए, एक बार भी नहीं पूछा कि दुश्मन के हमने कितने विमान मार गिराए। विपक्ष के हंगामे के चलते नहीं चल सकी राज्यसभा। विपक्ष का एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी ने विपक्ष के रवैये पर उठाए सवाल। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते नहीं चल सका प्रश्नकाल। लोकसभा अध्यक्ष ने जताई निराशा। पहलगाम हमले के आतंकवादियों के पाकिस्तानी होने के सबूत मांगने वाले पी चिदंबरम के बयान पर मचा घमासान। बीजेपी ने बताया सबसे बड़ा झूठ। कहा, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं चिदंबरम और कांग्रेस। उन्नीस साल की दिव्या देशमुख ने जीता फिरे महिला विश्व कप। कोनेरू हम्पी को हराकर रचा इतिहास। उपलब्धि हासिल करने वाली बनी पहली भारतीय महिला। देश भर से बधाइयों का तांता पीएम मोदी ने भी सराहा। और 5 दिन बाद थमा थाईलैंड और कंबोडिया संघर्ष। दोनों देश मलेशिया की मध्यस्थता के बाद बिना शर्त युद्ध विराम पर सहमत। आधी रात से तत्काल लागू होगा समझौता। 5 दिन से चल रही थी जंग। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में महाबहस की शुरुआत हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन था। उन्होंने विपक्ष को आईना दिखाते हुए कहा कि पाकिस्तान के हार मानने पर भारत की तरफ से सीज फायर किया गया और पाकिस्तान के साथ सीज फायर में किसी और की कोई भूमिका नहीं रही। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में महाबहस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की चर्चा की शुरुआत। पाकिस्तान को रक्षा मंत्री ने दी कड़ी चेतावनी। विपक्ष को भी दिखाया आईना। सोमवार को 2 बार के व्यवधान के बाद लोकसभा में दोपहर 2 बजे जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस चर्चा की शुरुआत की। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में केवल सेना के शौर्य की सराहना ही नहीं की बल्कि पाकिस्तान को फिर से कड़ी चेतावनी भी दी। राजनाथ सिंह ने विपक्ष के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया तो नेता प्रतिपक्ष को आईना दिखाने में भी नहीं चूके। दबाव में आकर ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सरासर गलत है कि भारत ने किसी बाहरी दबाव के चलते सैन्य कार्रवाई रोकी। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने वो सभी लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिए थे जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत तय किए गए थे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य युद्ध छेड़ना नहीं बल्कि पाकिस्तान में पल रहे उन आतंकी कैंपों को नष्ट करना था जिन्हें वर्षों से भारत विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार किया जा रहा था।
रक्षा मंत्री ने कहा कि 6 से 7 मई 2025 की रात सेना ने एक ऐतिहासिक ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी और उनके हैंडलर मारे गए। इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है। संसद में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी नेताओं पर करारा हमला बोला। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने हमेशा ये पूछा कि हमारे कितने विमान पाकिस्तान ने मार गिराए, एक बार भी नहीं पूछा कि दुश्मन के हमने कितने विमान मार गिराए। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष को सवाल जरूर पूछना चाहिए, लेकिन सवाल उद्देश्यपूर्ण और राष्ट्रीय हित में होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को अमानवीयता की चरम सीमा बताते हुए कहा कि हमलावरों ने लोगों की पहचान उनके धर्म के आधार पर की और उन्हें निशाना बनाया। रक्षा मंत्री ने बताया कि हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की और निर्णायक कार्रवाई की पूरी छूट दी। इसके बाद हमारी सेना ने आतंकियों को उनके ठिकानों में घुसकर मार गिराया। उन्होंने बताया कि भारत की जवाबी कार्रवाई पूरी तरह संतुलित और आत्मरक्षा के तहत की गई। पाकिस्तान की ओर से 7 मई से लेकर 10 मई की रात तक मिसाइल और लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया। उनके निशाने पर हमारे सैन्य अड्डे थे, लेकिन हमारी रक्षा प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने हर हमले को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान एक भी लक्ष्य को हिट करने में सफल नहीं हो पाया। रक्षा मंत्री ने लोकसभा में हुंकार भरते हुए कहा कि हमने एक नई लक्ष्मण रेखा खींच दी है। भारत अब किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। उन्होंने सेना के शौर्य की जोरदार सराहना भी की। ऑपरेशन सिंदूर ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन का एक बेमिसाल उदाहरण था। जब भारतीय वायुसेना ने आसमान से हमले किए, हमारी थल सेना ने जमीन पर मोर्चा संभाल लिया। हमारे जवान नियंत्रण रेखा पर पूरी ताकत से डटे रहे और पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया। रक्षा मंत्री ने बताया कि 10 मई की सुबह भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की एक अहम एयरफील्ड पर निर्णायक हमला किया। इस जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने हार मानते हुए भारत के डीजीएमओ से संपर्क कर कार्रवाई रोकने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की ओर से दोबारा कोई हरकत हुई तो ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर भी जोरदार निशाना साधा और कहा कि शेर अगर मेढकों को मारे तो उसका बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता। भारत के सैनिक शेर हैं। राजनाथ सिंह ने विपक्ष को आईना दिखाते हुए कहा कि जब भाजपा विपक्ष में थी तो संसद में और बाहर उसका व्यवहार सरकार से सार्थक सवाल पूछने का रहा है। ये रवैया विपक्ष का भी होना चाहिए था। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया कि आज का भारत सक्षम भी है और आत्मनिर्भर भी है। अगर कोई हमारे नागरिकों को मारेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। राजनाथ सिंह ने सभी दलों की भी तारीफ की जो दुनिया भर में भारत का संदेश लेकर गए थे। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को स्पष्ट कर दिया है। उसको लेकर कोई समझौता नहीं होने वाला है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 189 देशों ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर व्यापार पर चर्चा की बात को खारिज किया और कहा कि 22 अप्रैल से 17 जून तक पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। आइए सुनते हैं उन्होंने कैसे ऑपरेशन सिंदूर पर हर सवाल का जवाब दिया। Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister
and President Trump. From the 22nd of April, when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June, when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. Operation Sindoor was hitting the terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, from where terrorist attacks had been planned and launched. We highlighted that 9 sites had been targeted, and we said that our actions are focused, measured, and non-escalatory in nature. And we were living up to the commitment that those responsible for this attack will be held accountable. This was the commitment which was endorsed by the UN Security Council, thanks to our diplomacy. It was a commitment made by the Prime Minister to the people of India that we would hit those symbols, those sites, those planning places. I think our objectives are very clear. We wanted to send a message to the terrorists. We wanted to send a message to Pakistan that do not continue this support for terrorism. And I think on the morning of 7th of May, that message went home loud and clear. The result of that diplomacy, Honorable Speaker, sir, there are 193 nations of the members of the United Nations. 193. Only 3, apart from Pakistan, opposed Operation Sindoor. Only 3. If you look through this period, and I would be very happy to share with the House the exact positions of various governments, overwhelmingly, there was recognition that terrorism is unacceptable, that a country which has been attacked has a right to defend itself, and that India was doing exactly that. विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के संबोधन के दौरान विपक्षी सदस्यों की ओर से हो रही टीका टिप्पणी को और शोर शराबे से नाराज होकर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को लताड़ लगाई और कहा कि देश के विदेश मंत्री पर जब उन्हें भरोसा नहीं है तो फिर उन्हें किस पर भरोसा है। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। और लोकसभा में विदेश मंत्री ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब किया है। पहलगाम हमले के बाद एक स्पष्ट, मजबूत और दृढ़ संदेश देना जरूरी था। हमारी सीमाएं लांघी गई थी और हमें यह स्पष्ट करना था कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के अलावा केवल 3 देशों ने ही ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम के बाद भारत का रुख आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस, आत्मरक्षा का अधिकार का है। साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत की कूटनीतिक रणनीति का उन्होंने जिक्र किया। 22 अप्रैल से 17 जून के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं हुई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर व्यापार पर चर्चा नहीं। हमने पाकिस्तान की ओर से गुहार लगाए जाने के बाद ही अपनी कार्रवाई पर ब्रेक लगाया। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद एक स्पष्ट, मजबूत और दृढ़ संदेश भेजना जरूरी था। हमारी धैर्य की सीमाएं पार की गई थी, सीमा लांघ दी गई थी और हमें स्पष्ट करना था कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संबोधन की जमकर तारीफ हो रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री के संबोधन को उत्कृष्ट बताया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्कृष्ट संबोधन, जिसमें उन्होंने भारत के सुरक्षा तंत्र की सफलता और ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सशस्त्र बलों के साहस पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के संबोधन की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का संबोधन उत्कृष्ट रहा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद के खतरे से लड़ने में भारत का दृष्टिकोण दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से आया है। और बात संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई की। इस हफ्ते भी संसद के दोनों सदनों की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण मुद्दे पर विपक्ष के दलों ने हंगामा किया। हालांकि 2 बजे के बाद लोकसभा में सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से आगे बढ़ी और चर्चा शुरू की गई। उधर राज्यसभा में कार्रवाई हंगामे के चलते 2 बार स्थगित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस हफ्ते भी संसद के दोनों सदनों की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण मुद्दे पर विपक्ष के दलों ने हंगामा किया। लोकसभा में भी हंगामे के चलते प्रश्नकाल नहीं चल पाया, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। मिस्टर गोगोई और आप सब राजनीतिक दल के लोग आए थे, आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, फिर आप सदन बाधित कर रहे हैं। आखिर सदन आप क्यों नहीं चलने दे रहे? प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। आखिर देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों स्थगित करना चाहते हैं। विपक्ष के रुख को लेकर संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा कि विपक्ष का रवैया सही नहीं है। विपक्षी दलों की मांग थी कि एसआईआर के मुद्दे पर भी चर्चा की मांग स्वीकार की जाए। पार्लियामेंट में सब तैयार थे और ऑल पार्टी का ये मत था कि ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा आज 12:15 पे शुरू होना था। उससे 10 मिनट पहले अपोजिशन पार्टी एक नया मुद्दा लेके आते हैं कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर चर्चा से पहले एक लाइन ऑफ कमिटमेंट दे दो कि इसके बाद एसआईआर मुद्दे पर चर्चा होंगे। पार्लियामेंट ऐसा नहीं चलता है। पार्लियामेंट में हम लोग एक दूसरे का बातचीत सुन करके फिर बीएससी में निर्णय करके फिर डिसीजन देता है। हालांकि 2 बजे के बाद लोकसभा में सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से आगे बढ़ी और चर्चा की शुरुआत की गई। उधर राज्यसभा में कार्रवाई हंगामे के चलते 2 बार स्थगित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एसआईआर के मुद्दे पर आज विपक्षी दलों ने संसद भवन परिसर में भी प्रदर्शन किया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। ना सदस्यों ने नारेबाजी की, ना सदस्यों ने प्लकार्ड उठाया, ना सदस्यों ने वेल के अंदर गए। उसके पश्चात भी सदन स्थगित हुआ, उनका पक्ष आ गया, लेकिन हम अपना पक्ष नहीं रख पा रहे और एक छवि हम पर साजने की कोशिश की जा रही है। सारा देश देख रहा है, ये चर्चा करके भागते हैं और ऐसी भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान या देश के दुश्मनों की होती है। संपूर्ण विपक्ष के चेहरे से नकाब उतर चुका है। दूसरी ओर एनडीए सांसदों ने सपा सांसद डिंपल यादव के खिलाफ एक मौलाना की अभद्र टिप्पणी के खिलाफ संसद भवन के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। इन सांसदों ने डिंपल यादव के पति सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित विपक्षी दलों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। माननीय सांसद डिंपल यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूं कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है। मैं पूछना चाहती हूं कि माननीय सांसद डिंपल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे हैं। उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा। क्या आपकी तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला सांसद की डिग्निटी, उनके सम्मान से बढ़कर हो गई है। जिस भारत में नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण के लिए दिन रात माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, जहां हमारे देश को भी हम भारत माता कहकर पुकारते हैं, वहां एक महिला सांसद का इस तरह से अपमान करना ये बहुत ही निंदनीय है। अब देखना होगा कि मंगलवार को दोनों सदन सुबह से ही सुचारू रूप से चल पाते हैं या नहीं। ऋषि कुमार, अनुज यादव, नीरज सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र, टीडी न्यूज।
लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान ओडिशा के केंदपाड़ा से बीजेपी सांसद बजरंग पांडा ने कहा कि भारत ने हर बार शांति का हाथ बढ़ाया और पाकिस्तान ने हर बार खून बहाया। ऑपरेशन सिंदूर रिएक्शन नहीं, मोदी डॉक्ट्रिन है। उन्होंने इसे आतंकवाद को लेकर भारत की नीति में बदलाव का न्यू नॉर्मल बताया। उन्होंने गौरव गोगोई के सरेंडर वाले बयान पर पलटवार करते हुए पीओके से लेकर संयुक्त सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव और अक्साई चिंता कांग्रेस की सरकार के समय के घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर कई बार राष्ट्रीय हितों के सरेंडर करने का आरोप लगाया। भारत ने हर बार शांति का हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान ने हर बार आतंक का रास्ता अपनाया। ऑपरेशन सिंदूर was precise, it was measured, and it targeted terrorist sites, and only when Pakistan escalated did we then hit back at many more sites. Sir, this is not a reaction. This is a doctrine. This is the Modi doctrine. This is the new normal which Pakistan has now understood. लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही है। चर्चा के दौरान आपको बता दें, भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और नेता विपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा था। इसमें 2 मोर्चे का सबको पता था, लेकिन आधा मोर्चा राहुल गांधी और कांग्रेस था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश ने कांग्रेस और राहुल गांधी का असली चेहरा देख लिया है और वह पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन से एलओपी लीडर ऑफ अपोजिंग भारत बन गए हैं। उनके एजेंडे पे केवल भारत का विरोध है, भारतीय सेना का विरोध है और भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करना ही लिखा है। इसलिए आज से उनको एलओपी कहना शुरू करना पड़ेगा। और मैं एक बात जरूर कहूं, पता नहीं वो कांग्रेस के पोस्टर बॉय बन पाए ना बन पाए, लेकिन पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के पोस्टर बॉय राहुल गांधी बन गए हैं। ये लोग कभी हिंदू आतंकवाद कहते हैं, कभी पाकिस्तान को बचाने के लिए आते हैं। कांग्रेस पार्टी में पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े एडवोकेट आज हैं कि पाकिस्तान अपनी पैरवी बाद में करता है, कांग्रेस के नेता उनकी पैरवी करने के लिए पहले खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान सरकार लश्कर राहुल के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। और यही नहीं, पाकिस्तान सेना के प्रोपेगेंडा वीडियो में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बयान को लेकर पूरी दुनिया भर में दिखाया जा रहा है। मुझे पहले लगता था इनको दिक्कत मोदी जी से है, लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास है इनकी दिक्कत मातृभूमि से भी है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस से ठीक पहले कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के एक बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सवाल उठाए कि क्या हमले में शामिल आतंकी वाकई पाकिस्तान से आए थे, क्या इस बात के सबूत हैं। इसके बाद बीजेपी हमलावर है। उसका कहना है कि अपनी आदत के मुताबिक कांग्रेस के नेताओं ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी है। पहलगाम हमले पर विवादित बयान पर घिरे चिदम्बरम। पहलगाम आतंकियों पर कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल। विवादित बयान को लेकर कांग्रेस पर भाजपा हमलावर। भाजपा बोली पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश। पहलगाम हमले के आतंकवादियों पर विपक्ष में भी दो फाड़। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस से ठीक पहले कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के एक बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सवाल उठाए कि क्या हमले में शामिल आतंकी वाकई पाकिस्तान से आए थे, क्या इस बात के सबूत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमले में घरेलू आतंकी भी हो सकते हैं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के विवादित बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तब कांग्रेस नेता हमेशा दुश्मन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। फॉर्मर होम मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, कांग्रेस के बड़े नेता ऐसे बयान देने से एक तरह से पाकिस्तान को जो वादा है, पाकिस्तान का जो आर्गुमेंट है, पाकिस्तान का जो स्टैंड है, उसको बल मिलेगा। एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान के पक्ष और उनकी दलीलें देते नजर आते हैं और स्पष्ट तौर पर दिखता है कि कोई मौका कांग्रेस नहीं चूकती कि पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का हाथ कैसे दिखे।
आज भी कांग्रेस पाकिस्तान के आगे नतमस्तक दिखती है। कई बार राजनीतिक अप्रासंगिकता जब स्थापित होती है तो कुछ विरोधाभास के बयान, कुछ विवादास्पद बयान दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि चिदम्बरम साहब उसी कड़ी में प्रवेश कर गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की जीत के बारे में पूरा दुनिया जानता है और बड़ी जीत, पाकिस्तान का शिकस्त। वहीं इस बीच पी चिदम्बरम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। अपने बयान पर सफाई देते हुए चिदम्बरम ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वहीं चिदम्बरम के बयान पर विपक्ष में भी एक राय नहीं दिखी, लेकिन कांग्रेस चिदम्बरम के समर्थन में ही दिखाई दी। आतंकवादी गतिविधियां हैं, देशवासियों को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमने भुगता है और हम जानते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं जो चाहती हैं कि ना खुद प्रगति कर पाए हैं ना दूसरे देशों को प्रगति करने दें। पे सरकार ही जवाब दे सकती है और कांग्रेस भी दिल्ली की सरकार में रही है तो वो पूछ सकते हैं, उनके स्रोत होंगे, उनकी जानकारी होगी। सरकार बताए ये आतंकवादी कौन है, कहां से आए, जिंदा अब तक कैसे हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा मोदी सरकार को। ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने भारतीय सेना और पाकिस्तान पर विवादित बयान दिया हो। भारतीय सेना के शौर्य पर कांग्रेस ने कई बार विवादास्पद बयान दिए और शहीदों की शहादत पर सबूत भी मांगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अभिषेक थानिया ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया कि दिल्ली पुलिस ने एक बंगाली भाषी महिला और उसके बच्चे के साथ मारपीट की है। दिल्ली पुलिस को सूचना मिलते ही जांच पुलिस ने शुरू की और पता चला कि महिला का नाम संजनू परवीन है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि 26 जुलाई की रात सादे कपड़ों में 4 पुलिसकर्मी उनके घर आए और उन्हें एक सुनसान इलाके में ले गए, जहां उन्होंने उनकी पिटाई की और उनसे पैसे मांगे जो उन्होंने उन्हें दे दिए। पुलिस द्वारा गहन जांच में पता चला है कि महिला द्वारा बताई गई पूरी कहानी निराधार है। उसने बताया कि यह वीडियो उन्होंने अपने एक रिश्तेदार के कहने पर बनाया, जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। पुलिस इस मामले में अब आगे की जांच कर रही है। चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें ये बताया गया कि दिल्ली पुलिस के द्वारा एक बंगाली स्पीकिंग महिला और उसके बच्चे को असॉल्ट किया गया। जैसे ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई, इमीडिएटली हमने इसमें इंक्वायरी प्रोसेस इनिशिएट किया। बाद में जब इनसे पूछताछ करी और सस्टेन इंटेरोगेशन करी तो इन्होंने बताया कि इनके कोई रिलेटिव हैं जो मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में रहते हैं और एक पॉलिटिकल वर्कर है। उनके कहने पे इन्होंने एक ये बेबुनियाद और बेसलेस वीडियो बनाया। इस वीडियो बना के ये जो वीडियो है ये उन्होंने अपने अंकल को वहाँ पर भेज दिया और वहाँ पर इन्होंने लोकल मीडिया में इसको सर्कुलेट करके इसको वायरल कर दिया। पूरी तफ्तीश और पूरी इंक्वायरी के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि ये जो पूरा वीडियो है ये बेसलेस है, फैब्रिकेटेड है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों पर सीबीआई ने लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से जुड़े मामले में लोकपाल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीआई ने लोकपाल की सिफारिश पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत पिछले साल 21 मार्च को महुआ और हीरानंदानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। महुआ पर आरोप है कि वह भ्रष्ट आचरण में लिप्त थीं और उन्होंने हीरानंदानी से रिश्वत और अन्य अनुचित लाभ लेकर अपने संसदीय विशेषाधिकारों से समझौता किया। महुआ पर यह भी आरोप लगा है कि उन्होंने लोकसभा सदस्य होने के नाते मिली संसद की लॉगिन आईडी और पासवर्ड साझा कर राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरा पैदा किया। सीबीआई ने मामले में अपनी जांच के निष्कर्ष में लोकपाल को सौंप दिए हैं, जो आगे की कार्रवाई तय करेगा। महुआ पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर सीट से निर्वाचित हुई थी। वहीं बिहार में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने आयोग को एक बार फिर आधार और वोटर आईडी कार्ड को मान्य दस्तावेजों में शामिल करने का सुझाव दिया। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में सुधार के लिए चलाई गई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को सुझाव दिया है कि वह मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए 11 दस्तावेजों के अलावा आधार और वोटर आईडी कार्ड को भी मंजूर करने पर विचार करें। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सिर्फ आधार ही नहीं बल्कि 11 में से 11 दस्तावेज भी जाली दिखाए जा सकते हैं। यह एक अलग मुद्दा है। अगर कोई फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करता है तो आयोग उस पर कानूनी कार्रवाई करे। कोर्ट ने कहा कि आयोग का उद्देश्य व्यापक समावेशन होना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि राशन कार्ड, आधार और वोटर आईडी में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, इसलिए सिर्फ इन दस्तावेजों को आयोग स्वीकार नहीं कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए चुनाव आयोग के 24 जून के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाओं में इस पूरी कार्यवाही को संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 का उल्लंघन बताया है। हालांकि चुनाव आयोग ने एसआईआर का बचाव करते हुए कहा कि उसे संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के तहत ऐसा करने का अधिकार है। आयोग का कहना है कि 1 अगस्त को जारी लिस्ट में अगर किसी मतदाता का नाम शामिल नहीं भी हो पाता है तो वह इसके खिलाफ अपील कर सकता है। याचिकाकर्ता संगठन एडीआर के वकील गोपाल शंकर नारायण ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के प्रकाशन पर रोक की मांग की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मांग की जा रही थी कि बिहार में जो एसआईआर चल रहा है इसको रोक दिया जाए, उसको भी रोकने से इनकार कर दिया है। दूसरी मांग किया गया कि जो अब तक ड्राफ्ट बना इसको पब्लिश करने से रोक दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किसी भी काम पे रोक लगाने से इनकार कर दिया है, यानी ड्राफ्ट एज इट इज पब्लिश होगा जो अपने टाइम पे होना है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा बाद ही कोई आदेश देंगे। कोर्ट मामले की विस्तृत सुनवाई की तारीख बुधवार को तय करेगा। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लिटवास इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। लिटवास के जंगल में आतंकियों की सूचना मिलने के बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान में इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया और इसी दौरान आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की, जिसका भारतीय सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों के लश्कर से जुड़े होने की संभावना है। अभी ऑपरेशन इज स्टिल कंटिन्यू, ठीक है ना। इट वाज एन ऑपरेशन विच इज क्वाइट प्रोलॉन्ग्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, बट इन विच जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री एंड आर्मी दे हैव एन एक्सचेंज ऑफ फायर इन द हायर रीचेस। सो एज पर द इंटीरियर रिपोर्ट्स 3 bodies have been observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation, so I would not like to divulge much at this moment. We will share details with you at an opportune time. दिल्ली में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जजों को ऑल इंडिया सीनियर एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ जजों ने अपने अनुभव को साझा किया। इस पेशे में कार्य करना गर्व की बात है। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कार्य करना उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में आर्थिक मजबूती की नई इबारत लिखी है। हाल ही में जारी हुई जून 2025 की मासिक आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था घरेलू मांग, कृषि गतिविधियों और सेवा क्षेत्र के बल पर स्थिरता के साथ आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट में महंगाई में गिरावट, नौकरियों में बढ़ोतरी और राजकोषीय अनुशासन जैसे सकारात्मक संकेतों को प्रमुखता दी गई है। अच्छी खबर यह है कि जून महीने में खुदरा महंगाई दर 2.1% पर आ गई है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट की वजह से महंगाई 77 महीनों के निचले स्तर पर आ गई है। पहली तिमाही में 36 करोड़ से ज़्यादा ई-वे बिल्स जारी किए गए, जो 10% से ज़्यादा की बढ़त दिखाता है। सेवा क्षेत्र में ही एक आंकड़ा है यूपीआई पेमेंट्स का, जो दिखाता है कि पहली तिमाही में 55 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जो बीते साल के मुकाबले 33% ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई माह की अगर बात की जाए तो मई माह में 14 महीने के उच्च स्तर पर ही पहुंच गई है, जो दिखाता है कि मांग में तेज़ी बनी हुई है। निर्यात के मोर्चे पर भी पहली तिमाही के आंकड़े उत्साहजनक हैं, जहां कुल निर्यात करीब 6% बढ़कर $210 अरब को पार कर गया है। ईपीएफओ में मई 2025 में रिकॉर्ड 20 लाख से ज़्यादा नए सदस्य जुड़े, जिससे संगठित क्षेत्र में नौकरियों को बल मिला है। विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई तक $695.5 बिलियन तक पहुंच गया है, जो भारत को 11.5 महीने की आयात सुरक्षा देता है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। की भाग दौड़ में